हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूं और यहाँ पर हम इवैल्यूएशन करेंगे फुल लेंथ टेस्ट का। और ये जो है ये जनरल स्टडीज का पेपर है। पेपर कोड 4002 है। जितने भी स्टूडेंट्स एचसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको पता है कि आपको अपनी कमर कसनी है और बहुत ही कम टाइम है, इसलिए आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि एचसीएस 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है उसके स्टार्ट होने की डेट है 17 अप्रैल 2021। आप में से जितने लोग भी अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जाने एग्जैक्टली कि उनकी क्या कमियां हैं, उनके ऊपर काम किया जाए, वीडियोस, पीडीएफ, सारी चीजें, बुक्स वगैरह चाहते हैं, तो आप हमारा ये जो नया बैच है इसे आप जरूर ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स के पेपर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं ना, जो हमें लिखकर भेजते हैं, उनको चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से चेक हुआ है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो ज्वाइन करने से पहले तो यहाँ पर देखो, ये आपको फोन नंबर्स दिए गए हैं, ये 9817390373, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com, उसे आप विजिट करें। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। नया बैच आप जरूर ज्वाइन करें। 4002 जितने भी स्टूडेंट्स एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए वीडियो हाईली बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। हमारी टीम जो है बिल्कुल आपके लिए वैसे ही पेपर्स डिजाइन करे जैसे आएंगे। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है, आप अपने आप को टाइम जरूर करना। 3 घंटे खत्म हो जाए तो तुरंत आपको लिखना बंद करना है। 3 घंटे में जितना आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं वैसा करो, ताकि आपको बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग आए और वहां जाकर आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना करें। अगर 3 घंटे में आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है, उससे आपको पता चला कि आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी है, या फिर कि क्या मैं इररेलेवेंट लिख रहा हूं जो मेरा पेपर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम तो आपको बहुत सारा फीडबैक देते ही हैं, उस पर भी आप अमल करेंगे। ओके, इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। यहां पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियरली मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट बिफोर अटेम्प्टिंग। पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर्स टू अदर क्वेश्चंस। देखो एक चीज और आपको मैं बता दूं, अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं इस वाले पॉइंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपको हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के पार्ट्स हैं ए बी सी डी और ई। आप ए बी सी मान लीजिए आपको आता है, आपने अटेम्प्ट कर लिया, डी के लिए आप स्पेस छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि डी के लिए इतना स्पेस तो भाई मेरे लिए कम पड़ रहा है। फिर आप लास्ट में कहीं लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डी कंटिन्यूड और उसके बाद जो आप उसका आंसर दे रहे हैं। प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। वहां पर क्लियरली ये भी तो लिखा होता है ना कि आपको ये आंसर जो है 150 वर्ड्स में लिखना है, 40 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि 40 शब्दों में अगर मुझे लिखना है तो मुझे कितनी लाइनें छोड़नी है? जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो यही तो चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी मास्टरी होती है। क्या रेलेवेंट है आपको पता चलता है। अगर 40 शब्दों में ही आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सबसे रेलेवेंट चीज लिखनी है। ओके, आप उस क्वेश्चन के में जो पूछा गया है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि सेक्युलरिज्म के क्या फीचर्स हैं। ओके, 40 शब्दों में बताओ, तो फिर से बस वो धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखना है कि और भी जो हमारे यहाँ इतनी दिक्कतें हो रही हैं वो भी आपको लिखना है। तो एग्जैक्टली जितना स्पेस आपको चाहिए उतना ही आप छोड़िए। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट करने का पर्पस ही क्या है? पर्पस ही ये है कि आप जाने कि मैं मतलब कितने समय में कितने शब्द लिखता हूं और मुझे कितना स्पेस छोड़ना है, मुझे रेलेवेंट और इररेलेवेंट को कैसे अलग करना है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पर किस तरह से काम करना है, आपके पेपर में क्या क्या कमियां रह गई हैं उनको दूर कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है, लेकिन जब पेपर पर लिखने की बात आती है तो वो ढंग से प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। वैसे भी मैं आज आपको पेपर्स दिखाऊंगी, तो कुछ एक स्टूडेंट्स जिनके पेपर से आप कुछ सीख सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, उनसे आप भी सीखने की कोशिश करें। आपको हिंदी मीडियम में लिखना है, हिंदी मीडियम में लिख के भेजो। इंग्लिश मीडियम में लिखकर भेजना है, इंग्लिश मीडियम में लिखकर भेजो। लेकिन जब आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां पर जो है आप हिंदी का ही प्रयोग करें। विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि अगर आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो आपके पेपर में कम से कम अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और वो 123 है तो आप उसको इस तरह से 1, 2 और 3 करके लिखें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। लेकिन ये काफी पेपर्स ऐसे आ रहे हैं हिंदी मीडियम के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप हिंदी में ही जाइए। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो। खिचड़ी मत बनाइए, खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप। ओके, वरना ऐसे पेपर जब रिजेक्ट भी किए जाएंगे फिर पूछोगे मैम मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे।
आओ अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ बने रहे ना, लास्ट में मैं आपको मॉडल आंसर भी दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चंस देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ये। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया, माफ कीजिए, और कितने शब्दों में लिखना है, देखो स्पष्ट रूप से दिया गया है 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है और 10 नंबर का 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसी का 4 का पार्ट बी भी है। पार्ट बी में पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन इंडिया। दोनों जो है, राष्ट्रपति और गवर्नर, इन दोनों के पास ही जो है, इनके पास कुछ शक्तियां हैं जिसको पार्डनिंग पावर कहा गया है। तो भारत में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच में अंतर क्या है, ये जो है ये 125 शब्दों में आपको लिखना है इसको, और कितने नंबर, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आपने थोड़े भी समय तैयारी की है ना, तो जब हम ये सब पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है, तो जब आप जुडिशरी वाला सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर जो है सबसे पहले तो बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट है एक, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में की क्या योग्यता होनी चाहिए उस बारे में डिस्कशन होता है, वहां पर बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ होता है। आइए फिर हम ये आंसर्स कुछ एक स्टूडेंट्स के देखते हैं, और मेरे साथ आप अंत तक जरूर बने रहें। हम एक मॉडल आंसर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन 250 शब्दों के भीतर आप क्या लिख सकते थे और कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए था, ठीक है। तो पहले हिंदी मीडियम का पेपर ले रही हूं मैं, यहाँ पर देखो स्टूडेंट ने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, ये 10 नंबरों के लिए, ठीक है, 10 नंबरों के लिए क्वेश्चन है, और इन्होंने अच्छा लिखा है तभी इनको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 नंबर दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं हम इनका पेपर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, ये क्वेश्चन है। उत्तर, योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, वह 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, ओके, उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सीजेआई, देखो जैसे इन्होंने सीजेआई यूज किया ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी रिस्क मत लो। सीजेआई कौन है, सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके लिए जो हिंदी का शब्द है आप उसी का प्रयोग करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में राष्ट्रपति उस समय जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की से सलाह लेता है। साधारणतः सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश को ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हुए करने के लिए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वे उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें वे यहाँ पर क्लियर नहीं है समझते, जिन्हें वो क्लियर नहीं है समझते हैं, सलाह लेते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श जो है वो अनिवार्य है। इन्होंने योग्यता जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई। काफी देखो 250 वर्ड्स में आपको लिखना था ये, राइट, 250 वर्ड्स के अंदर ही लिखना था। आगे भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा एक बार आंसर कंप्लीट करें। दूसरे वे न्यायाधीशों के मामले के फैसले के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व न्यायाधीशों का एक कोलिजियम जिसमें 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले नामों की सिफारिश देता है। राष्ट्रपति तब इन्हें नियुक्त करने की औपचारिकता करता है। 250 वर्ड्स में लिखना था, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 10 से 11 शब्द जो एक लाइन में आए हैं, तो इन्होंने उतने में ही लिखा है। ओके, उसी के आसपास। 250 का मतलब 250 नहीं है, 240 भी हो सकते हैं, 270 तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर लंबा कर देंगे तो कोई और आंसर ऐसा होगा जिसको आपको बहुत छोटा लिखना पड़ेगा। बहुत टाइट टाइम रहता है आपका, जो जनरल स्टडीज का पेपर आता है उसके लिए। इन्होंने काफी अच्छा लिखा, और इनको 8 नंबर दिए गए, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा दे दिए गए हैं, 7-1 नंबर, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में कहां कहा गया है ये इन्होंने नहीं बताया है।
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल वगैरह लिख देते हैं, आप अंडरलाइन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखा है दैट्स नाइस, हैंड राइटिंग वगैरह ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच में अंतर लिखिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति नंबर्स जो है उनको आप इंग्लिश में ही लिखें। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सजा को क्षमा, दंड विराम, परिहार या राहत या में रूपांतरण करता है। और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल राज्य में किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, परिहार, विराम, ओके, ये सारे इन्होंने लिखकर करने की उसको शक्ति है। राष्ट्रपति मौत की सजा व सेना द्वारा दिए गए मामलों में भी क्षमा कर सकता है, और राज्यपाल मौत की सजा व सेना द्वारा दिए गए मामले जो हैं ये मामलों को क्षमा नहीं कर सकता। बिकॉज बेसिकली आपको क्या बताना था? आपको दोनों में डिफरेंसेस ही बताने थे और केवल 150 वर्ड्स में बताने थे। तो यहाँ पर देखो 150 हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक लाइन में 13 शब्द है। ओके, और थोड़ा सा हम इसके बाद आगे भी देख लेते हैं इन्होंने कुछ किया नहीं, उसके बाद हमारा एक इंग्लिश का पेपर आ गया है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर जो है लिखा है, ये इनको दिए गए हैं यहाँ पर 5 मार्क्स इसके लिए, और इसके लिए इनको मिले हैं 8 मार्क्स। तो बेसिकली 10 में से जो पहला वाला था इसमें इनको 8 नंबर और यहाँ पर इनको 5। यहाँ पर भी इनका एक नंबर अगर मैं चेक करती तो कम कर देती, बट इट्स ओके, फाइन। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इंग्लिश मीडियम के पेपर पर, और देखो स्टूडेंट्स किस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है कि बीच में लाइन बना दी है। बीच में लाइन, जहां पर भी आपको डिफरेंसेस बताने हैं, फर्क बताना है, अंतर बताना है, इस तरह से आप लाइन बनाइए और दोनों तरफ जो आप लिखिए। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल यहाँ पर अनुच्छेद 72, 161, इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते थे। ठीक है, आगे चलो। एलिजिबिलिटी टू बिकम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनको 7 नंबर दिए गए हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए उसके पास। जज ऑफ, इन्होंने लिखा है अ हाई कोर्ट, तो एग्जामिनर ने लिखा है 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर मिनिमम 5 years, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 years, इमिनेंट जूरिस्ट, ये वाला जो है इमिनेंट जूरिस्ट इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? देखो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कंसल्टिंग अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Constitutionally, he has to consult outgoing Chief Justice of Supreme Court. Other judges of Supreme Court, by Constitution, President appoints them by consulting Chief Justice and other judges as he thinks necessary. Okay, collegium वाली बात कहाँ आ रही है भाई? But after second judge case and third judge case, a collegium of Chief Justice and 4 other senior judges of Supreme Court recommends. देखो ये वाला जो पोर्शन था ये मतलब जरूरी नहीं था इनके लिखने के लिए, क्योंकि इन्होंने आगे देखते हैं एक बार, 4 other judges of the Supreme Court recommend name to president। ये president इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताते हैं राष्ट्रपति को। इस तरह से चलता है। राष्ट्रपति तो बहुत सारी चीजों पे केवल मोहर ही लगाकर ना कहने को अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट ओनली एंड प्रेसिडेंट ओनली गिव्स असेंट। जो फ्लो है ना इनके आंसर में वो मिसिंग था, फ्लो जो है वो मिसिंग था, और इनको मार्क्स कितने मिले? इनको 7 मार्क्स मिले हैं। ओके, ठीक है, इन्होंने कौन सा आर्टिकल है वो वाली सारी चीजें इनकी मिसिंग थी। तो चलो अगले पेपर पर हम चलते हैं, अगले पार्ट पर। 4B में इन्होंने क्या लिखा है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन under Article 72, it describes the pardoning power of the president, and under Article 161, it describes the pardoning power of governor. But there is difference between both pardoning powers. यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो pardoning power of president. It is related to offense against laws on matters on which center government executive power is extended. It is related to offenses against laws on matters on which state executive power is extended. Under the president can pardon death sentence, governor cannot pardon death sentence. Pardoning power is available for punishment awarded by court martial of army. It is not used for punishment awarded by court martial of army. इनके लिए नहीं है। इनको यहाँ पर 5 में से मिले हैं 3.5 नंबर। ओके, अगले पर चलती हैं आपको लेकर। यहाँ पर देख लीजिए, वेरी गुड, इन्होंने मेंशन किया ना कौन से आर्टिकल में है, यही चीजें तो हम ढूंढते हैं, और इन्होंने अंडरलाइन करके और उसको हाईलाइट किया। वेरी गुड माय डियर। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज प्रोवाइडेड। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर: ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
हैज बीन और एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पर दिया गया है और इन्होंने नहीं लिखा था, बहुत से लोगों ने इसको अलग पॉइंट ही बना दिया है, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप में से कुछ लोग काफी शॉर्टकट में लिखते हैं सिर्फ नंबर 4 डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अरे किसकी नजरों में, किसकी नजरों में, क्या आपकी नजरों में? नहीं, इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। Appointment of judges. Judges of the Supreme Court are appointed by the President. The Chief Justice of India is appointed by the President after consultation with such judges of Supreme Court and High Court as necessary. The other judges of Supreme Court are appointed by the President after consultation with Chief Justice of India and such other judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. The consultation of Chief Justice is obligatory in case of appointment of judges अदर देन चीफ जस्टिस। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस समय जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस हैं। कुछ लोगों ने ये तक मेंशन किया है कि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जजेस होने चाहिए। भाई कितने जजेस हैं उसकी आपको जानकारी सही नहीं थी। कुछ एक ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिख दिया, वो आपकी जानकारी गलत आपने दी हुई थी। ओके, आर्टिकल जो है वो आपने गलत दिया था। अगर इस तरह की गलतियां आप करेंगे जो बिल्कुल ही आंखों में चुभेगी एग्जामिनर की, वो दबा के नंबर काटेगा कि अरे इस बच्चे को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी नहीं पता। पहली बात तो यह है कि इसमें उसके नाम को लिखने की आवश्यकता थी ही क्या, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। ओके, आगे देखो यहाँ पर देयर आर 35 जजेस, 1 चीफ जस्टिस प्लस। ओके, ये इन्होंने गड़बड़ की तभी एग्जामिनर ने लिखा है इनके लिए गिव अपडेटेड डाटा। अगर कोई डाटा दे रहे हो तो आपको लेटेस्ट ही देना है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनको यही नहीं पता होगा अभी भी कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ओके, वो भी हम देखते हैं, कुछ लोग पुराना ही डाटा किताबों से रट रट के दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये लिखने की आवश्यकता थी? ओके, तो ये जो स्टूडेंट है इसको कितने मार्क्स मिले? 6 नंबर मिले हैं। 5-6 सबको मिलेंगे 10 में से। ओके, जो जिसने थोड़ी तैयारी की है पर ज्यादा राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं किया उसको ये नंबर मिलेंगे। और इनको जो जो इनकी गलतियां एग्जामिनर ने बताई हैं तो आप जरा ध्यान दें और इन गलतियों को आप दूर करने की कोशिश करें। इस स्टूडेंट को काम करने की जरूरत है कि कुछ भी ऐसा डाटा ना दे दे जो आउटडेटेड हो। अगर आप अनश्योर हैं तो आप एग्जैक्टली देखो कि क्या ये इस आंसर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा मतलब अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? वैसे देखो आप। ओके, यस, ये वाला जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 बताना ये एक इंटीग्रल पार्ट था। ये एक इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन कितने जजेस हैं वो सब बताना एक इंटीग्रल पार्ट नहीं था। आगे आ जाओ, यहां पर इनको मिले हैं इस आंसर के लिए 5 में से 5। ओके, देखो एग्जामिनर ने किनको स्टार भी दिया है। पार्डनिंग पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 161 डील्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ convict given by court martial or military court. Governor doesn't have the power to pardon such cases. He can pardon the death sentence, he cannot pardon the death sentence. His pardoning powers are granted for the cases where convict has committed an offense against the union law. His pardoning powers are granted in cases related under state law. बहुत ही अच्छा, इंग्लिश मीडियम में जो पेपर्स आए हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट रिटन आंसर्स है ये। ओके, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिटन आंसर्स है। वर्ड काउंट ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, स्पेलिंग ग्रामर इन प्लेस है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, अगला पेपर देखो। Currently, Supreme Court is working with the strength of 33 judges. Okay, ये गड़बड़ है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, क्या ऐसी शुरुआत होनी चाहिए? Okay, and its Chief Justice of India. Eligibility to become a Supreme Court judge is defined in Constitution and these are a citizen of India. Okay, इन्होंने वही नहीं लिखा। A judge of High Court with 5 years experience in one High Court or in succession or an advocate of High Court with 10 years experience. Experience की spelling EXPERIENCE. Eminent jurist in the views of President. Procedure for selection and appointment to Supreme Court. Okay, ये देखो, recommendation of names is made by Supreme Court Collegium as per second judge case of 1992. देखते हैं ये जरूरी है क्या? And third judge case the Collegium consists of Chief Justice of India and 4 senior judges of Supreme Court. क्या ये word senior ही है? Collegium should recommend by consensus mean if 2 judges gives dissentive views, Collegium should not recommend these names. Okay,
Cabinet Committee on Appointment headed by Prime Minister gives approval and send यहाँ पर send incorrect grammar चल रही है इनकी, then recommendations to President of India. However, Cabinet Committee can return these recommendations for reconsideration to Collegium, but when again same or changed recommendations are made by Supreme Court, then Cabinet Committee gives assent after due clearance by IB and CVC investigations. When the recommendations are signed by President, then judges are appointed by President by signing warrant under his hand and seal. इन चीजों की आवश्यकता थी. Oath is also administered by President of India to newly appointed judges. However, the 99th CAA of National Judicial Appointment Council was enacted by government for appointment of judges, but it was struck down by Supreme Court, and collegium system of appointment of judges is in practice in India. Okay, ये इन्होंने लिखा है इतना लंबा, पर क्या इन्होंने कहीं कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है वो भी लिखा है? इतना ज्ञान आप दे रहे हैं और इनको एग्जामिनर ने खैर 7 नंबर दिए, मुझे लग रहा है 7 नंबर इनको ज्यादा मिले हुए हैं, पर इन्होंने कुछ एक चीजें ऐसी लिखी हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं है, इनको मेरे ख्याल से तो 1.5 नंबर जो है वो ज्यादा दिया गया है. एनीवेज अलग अलग पर निर्भर करता है. अभी थोड़ी सी हम लिबरल मार्किंग कर रहे हैं ताकि आप में भी वो पेशेंस बने कि मैं 3 घंटे बैठूंगा और पेपर दूंगा. अगला देखो, Constitution of India has endowed the president and governors with judicial power of pardoning. However, they are different for president and governors. बहुत ही अच्छी शुरुआत है. देखो शुरुआत बहुत अच्छी है. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आप में से कुछ लोग सीधे लाइन बनाते हैं, इधर डिफरेंसेस और इधर डिफरेंसेस. अगर ऊपर एक लाइन लिख दो ना जो एग्जैक्टली बताए कि नीचे क्या आने वाला है तो बड़ा अच्छा होता है. खैर इन्होंने वो टेबल वेबल तो नहीं बनाया है. President can pardon a death sentence means he can grant him life and absolve him from all disqualification. ये disqualification inappropriate word है. But governor cannot pardon a death sentence. Governor's pardoning powers are restricted within the state jurisdiction, while crime against union cannot be pardoned by the governor and could be done by president. फिर है jurisdiction of pardoning powers of president includes court martial in defense forces, while governor has no such jurisdiction. Other than the differences, governor and president have same set of judicial powers with respect to pardoning, which includes respite, reprieve, remission, commutation. फिर इनको दिया गया है make table in such questions. Yes, बिल्कुल ऐसे questions में clearly table बनाओ, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो. presentation के नंबर होते हैं. कोई चीज देखो, कोई चीज देखने में भी तो आपके सामने सुंदर लगे ना. जब खाना बढ़िया सा सामने रखा होता है तो भूख भी लगती है, खाने का मन भी करता है. जब आप गंदा सा प्रेजेंटेशन करते हो ना, एग्जामिनर भी पीछे हटता है कि नहीं मुझे नहीं करना इसका पेपर चेक. तो लोग कुछ इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के अच्छे पेपर्स, बुरे पेपर्स आपके साथ यहाँ पर शेयर हो गए हैं. अब आपको मॉडल आंसर दिखाती हूँ मैं. इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये जो है ना, आप इनको यहां पर जो है पॉइंट्स में लिखेंगे. ठीक है, पॉइंट्स में लिखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more such courts in succession. यहां गलती से लग गया. फिर है और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और of 2 or more such courts in succession for at least 10 years, or he must be in the opinion of the president a distinguished jurist. ये बिल्कुल आइडियल है. आप में से बताओ कहां कहां आप लोग गड़बड़ कर गए. ये सब आप लिखना भूल गए. इन सक्सेशन का मतलब है लगातार. लगातार इसके और इसके बीच में आप ये और वाला पॉइंट लगाना भूल गए. आपने उसको एक अलग ही पॉइंट बना दिया था. यहां पर जो है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आप लिखना भूल गए. देखो इस आंसर के लिए 10 में से जैसे मैंने बताया 5 या 6 सबके आएंगे, लेकिन 8 नंबर 9 नंबर ये किसके आएंगे? जो इन छोटी छोटी चीजों को लिखेगा, जो ऐसे पॉइंट्स बनाएगा, जो फिर अंडरलाइन करेगा. और ये सारी चीजें कब होंगी? ये सारी चीजें तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. देखो आगे है, प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू सिट एंड एक्ट एज जजेस ऑफ दैट कोर्ट. ये भी है. यस बिल्कुल, ये बिल्कुल है कि यहाँ पर जो जजेस हैं, ओके, अगर उनकी मतलब जो रिक्तियां हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं तो ऐसे भी प्रावधान है. प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and for retired judges of the Supreme Court or High Courts to sit and act as judges of that court. आगे देखिए,
The Chief Justice of India and the judges of the Supreme Court are appointed by President of India under Article 124 of the Constitution. Whenever there is a vacancy in the Supreme Court, जब भी vacancy होगी, Chief Justice of India, he will initiate the proposal and forward his recommendations to the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs. The opinion of Chief Justice of India should be formed in consultation with the collegium of 4 senior most judges. जो collegium है, आप में से बहुत लोगों ने लिखा कि collegium होगा, उस collegium में 4 senior most judges of Supreme Court होंगे. होगा कौन भाई उस collegium में, ये तो बताओगे आप. The Chief Justice of India should also consult the senior most judge in Supreme Court who hails from the High Court from where the recommended person comes. Okay, after receiving the final opinion of the Chief Justice of India, the Union Minister of Law, Justice and Company Affairs will put up the recommendations to the Prime Minister, who will advise the President in the matter of appointment. और finally फिर जो है President उनको appoint कर देंगे. 250 शब्दों में ना ये सारी चीजें आपकी आ सकती थी. Okay, हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कैसे अपॉइंट होते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होता है ये बताने पर ज्यादा फोकस कर दिया. और ये बताने, देखो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में वो भी तो आ गए ना, ठीक है, हालांकि उनका थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग होता है, लेकिन 250 शब्दों में इतना आप लिख सकते थे. ठीक है, आगे चलो. प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. अब यहाँ पर है कि बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स इन इंडिया दे हैव बीन ग्रांटेड पार्डनिंग पावर. PRDONING पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल राष्ट्रपति को जो है दिया गया है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 161, इनको ये पावर्स दी गई हैं. स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज वाइडर, उनके पास ज्यादा पावर्स है इन कंपैरिजन देन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161. और उसके बाद फिर टेबल बनाकर इस तरफ जो है आपके पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, फिर पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर. ही कैन पार्डन अ सेंटेंस of the convict given by court martial or the military court. He does not have the power to pardon the sentence given by court martial or by military court. President can also pardon the death sentence through commutation on its entirety. Governor cannot pardon death sentence even if the said sentence has been prescribed under the state law. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी. कहते ऐसा बहुत लोगों ने लिखा कि स्टेट से रिलेटेड जितने मामले हैं उसमें वो पार्डन कर सकता है, परंतु क्या वो डेथ सेंटेंस के मामले में पार्डन कर सकता है? हाउएवर ही कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस बाय यूजिंग दिस पार्डनिंग पावर्स. His pardoning powers are granted for the cases where the convict has committed an offense against union law. His pardoning powers are granted for those cases where the convict has committed an offense against a state लॉ. ओके, तो बस एक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आप एग्जैक्टली देखिए कि कैसे प्रेजेंट करना है. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत 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 मायने रखती है. क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लिखते रहिए, भेजते रहिए, हम चेक करके आपको भेजते रहेंगे और जो उस पर फीडबैक दिया जाता है उस पर आप अमल जरूर करेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.